नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। बुराइयां ऐसे विश्व वृक्ष की तरह है जो अपने आप नहीं मुरझाती। अनाचार के पेड़ पर छाई हुई अमर बेल की तरह जहाँ रहती हैं वहीं से अपने लिए पोषण प्राप्त कर लेती हैं। उन्मूलन करना हो तो उसे जड़ मूल से उखाड़ना पड़ता है। कुछ समय पूर्व चीन अफीम के नशे में ग्रस्त था और जन समुदाय अर्ध मृतकों की काहिल अपाहिजों की तरह जी रहा था। पर जब परिस्थिति बदली तो अभ्यस्तों की मनोदशा का ख्याल किए बिना उस कुरीति को हटा ही दिया गया। सुधारकों की कड़ाई प्रचलन के आगे झुकी नहीं। भारत में भी अब से कुछ पहले जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। किसान मजूर था और जमींदार मालिक। मुनाफा मालिक का था और मजूर को पेट भरने जितना मिलता था। बंधुआ मजूरों की दशा तो और भी अधिक गई गुजरी थी। समझा गया कि इस स्थिति के रहते अधिकांश जन समुदाय को दुर्दशाग्रस्त ही रहना पड़ेगा। विवेक ने झकझोरा तो समाज के मूर्धन्य लोग इस कुप्रथा के विरुद्ध परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हो गए। परिणाम अच्छा ही हुआ। किसान अपने खेत के मालिक बने और स्थिति में उत्साहवर्धक परिवर्तन हुआ। ऐसी ही कुप्रथाओं में एक है खर्चीली शादियों का प्रचलन। सवर्णों में लड़के बिकते हैं और असवर्णों में लड़कियां। घर बसाने में वे ही समर्थ होते हैं जो इस खर्च को वहन कर सकते हैं। कितनों की ही स्थिति ऐसी नहीं होती, उन्हें अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। अन्यथा उन्हें घर, खेत, पशु, बर्तन आदि बेचकर खर्चीली शादी का साधन जुटाना पड़ता है। परितार्थ यह होता है कि शादी के साथ ही गरीबी भी गले बंध जाती है और वह सहज पीछा नहीं छोड़ती, प्रायः जीवन भर बनी रहती है। तर्क की दृष्टि से सभी इस बुराई की निंदा करते हैं और कहने को अधिकांश लोग यही कहते हैं कि यह बुराई दूर होनी चाहिए, किंतु मनोबल के अभाव में जब अपनी बारी आती है तो आगे कदम नहीं बढ़ाते। वही करते हैं जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है। सोचते हैं कि हम आगे बढ़कर सुधार परिवर्तन करेंगे तो समाज में निंदा होगी। समाज भी ऐसा है जिसमें हजार बुराइयां भरी पड़ी हैं पर कोई किसी को रोक टोक नहीं करता। फिर शादियों संबंधी सुधार के समय समाज का भय कैसे इतना बलिष्ठ हो जाता है जिसकी उपेक्षा नहीं बन पड़ती। वस्तुतः यह अपने ही मनोबल का अभाव है। समाज का गठन ऐसा कहाँ है जो किन्हीं बुराइयों को रोक सके और सुप्रचलों को चला सके। एक ढर्रे का नाम ही समाज रह गया है। काम हर्ज की बुराइयों को कुछ दिन सहा भी जा सकता है, पर जिनसे हर किसी का सर्वनाश ही हो सके उनके उन्मूलन में तो सामान्य विचारशीलों को भी आगे आना चाहिए। पर जो मूर्धन्य है, प्रतिभावान है, नेतृत्व की क्षमता संपन्न है, उन्हें तो सर्वप्रथम अग्रणी होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्यों का शुभारंभ जिस प्रकार श्रेय सम्मान प्रदान करता है, वैसे ही कुप्रचलनों का संहार भी गौरव प्रदान करता है। कभी जंगलों में तेंदुए भेड़िए बढ़ जाते हैं तो वे वनवासियों के पशुओं बच्चों को उठा ले जाते थे। प्रजा की पुकार पर जो योद्धा उनका पीछा करने और मार भगाने का साहस करते थे उनकी भी प्रशंसा होती थी। दुष्टता का उन्मूलन भी मनुष्य को पराक्रमी और यशस्वी बनाता है। इन दिनों हर दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं में खर्चीली शादियाँ इतनी भयंकर हैं जिनकी तुलना विषधर सर्प और खूंखार भेड़ियों से की जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। इसे मिटता हुआ सभी देखना चाहते हैं पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। समय आने पर विरोध की आवाज़ भी बंद कर लेते हैं। उसी ढर्रे पर लुढ़कने लगते हैं जिसमें हर दृष्टि से हर किसी का अनर्थ ही अनर्थ है। प्रश्न केवल हिम्मत करके आगे आने भर का है। समाज में अधिकांश लोग तंबाकू पीते हैं पर जो नहीं पीते या छोड़ देते हैं उन्हें न कोई दंड देता है और न पुरस्कार। 2-4 दिन अपनी रुचि और मर्जी की समीक्षा कर लेते हैं पर उस कथन में इतनी सामर्थ्य नहीं होती जो किसी का कुछ बिगाड़ सके। मांसाहार, मद्यपान जैसी प्रथाओं को कोई विरोधी रोक नहीं पाता तो किसी बुरी बात को छोड़ देने में कोई तूफान बरस पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सादगी के विवाहों का प्रस्ताव लड़के वालों की ओर से होना चाहिए। अभिभावकों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने लड़के की शादी बिना किसी खर्च के करेंगे। इसी प्रकार विवाह योग्य लड़कों को भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम दहेज किसी भी अर्थ में स्वीकार न करेंगे। लड़की वालों में से काली कमाई वालों को छोड़कर हर कोई इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। उसकी लड़की के हाथ पीले हो जाए और खर्च भी न करना पड़े, इससे अच्छा सुयोग और क्या हो सकता है। लड़की वाले अमीर घर का लड़का ढूंढने के फेर में अधिक दहेज देने के लिए बाधित होते हैं। उन्हें भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और स्वर्गीय नेहरू का वह सूत्र याद रखना चाहिए कि आराम हराम है। जिन घरों में नौकर सब काम करते हैं उनके मालिकों और मालकिनों को दुर्बलता और बीमारियों का दंड भुगतना पड़ता है। परिश्रमी का शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी अधिक तीक्ष्ण और प्रखर रहता है। काम को दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य मानना चाहिए। अपनी लड़की किसी मध्यवर्ती परिवार में जाए, घर का काम काज करे, पति के व्यवसाय में हाथ बटाए तो यह उसके सौभाग्य का चिन्ह है। ऐसे घरों में प्रतिभावान लड़कियों की इज्जत भी होती है और दहेज का सवाल भी प्रमुख नहीं होता। जितना पैसा लड़की के विवाह में लगाना हो उतना उसकी शिक्षा और तंदुरुस्ती अच्छी बनाने में लगा देना चाहिए।
चाहिए। लड़का ऐसा ढूंढना चाहिए जो परिश्रम की कमाई खाता हो और अपनी पत्नी को भी कमाने के लिए उत्साह प्रदर्शित करने में बुरा न मानता हो। प्रगतिशील व्यक्ति अपनी स्त्रियों को भी आगे बढ़ाते, ऊंचा उठाते हैं, उन्हें दबोच कर नहीं रखते। समाज में एक ऐसी नई पीढ़ी विकसित होनी चाहिए जो अमीरी की आराम तलबी से दूर हो और परिश्रम में गर्व गौरव समझे। ऐसे वर्ग खर्चीली शादियों से बच सकते हैं। न उन्हें दहेज मांगने की जरूरत पड़ती, न जेवर चढ़ाने की और न बारात ले जाने की धूम धमाके की। विवाह संसार भर में होता है पर उनका स्वरूप एक घरेलू उत्सव जैसा होता है। दोनों पक्षों में के परिवारों के मुश्किल से 20-30 व्यक्ति ही उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं और आध घंटे का हर्षोल्लास मनाकर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गिरजे में शादी का प्रतिज्ञा पत्र लिख लिया जाता है या अदालती रजिस्ट्री हो जाती है। फिर भारत पर ही क्या आसमान से आफत टूटती है कि उस सीधे से काम को इतना खर्चीला बनाकर अपना और संबंधी का दिवाला पिटाया जाए। विचारशील लोग अपने लड़के लड़कियों की शादियां बिना धूमधाम के नितांत सादगी के साथ करने लगे तो यह प्रचलन भी आसानी से चल पड़ेगा। बड़ों की देखा देखी छोटों द्वारा नकल किए जाने की भेड़ चाल ने ही खर्चीली शादियों का प्रचलन चलाया है। यदि वह प्रभावशाली वर्ग इस संदर्भ में सादगी अपनाने लगे तो उसी प्रकार की प्रथा चल पड़ने में भी देर न लगेगी। चिंतन के द्वारा ज्ञान अपनी चीज बन जाता है।